नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए रखा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले डाक पार्सल पर भी रोक लगा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज़ों को भी भारत के बंदरगाहों पर रुकने से रोक लगा दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसके बाद तीसरे देश से होते हुए भी पाकिस्तान का सामान भारत नहीं आ पाएगा। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सभी आयात पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के तहत लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी छूट को भारत सरकार की मंजूरी होगी। भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा प्रहार उसके जहाज़ों की भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री बैन करके की है। भारत सरकार ने आदेश में कहा है कि पाकिस्तान का झंडा लगे किसी भी जहाज़ को भारतीय बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही भारत का झंडा लगा कोई भी जहाज़ पाकिस्तान के बंदरगाह पर भी नहीं रुकेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान पर भारत की लगातार कार्रवाई जारी है और भारत की पाकिस्तान पर यह 3 बड़ी स्ट्राइक है। जहाज़ों की एंट्री रोकी गई, डाक पार्सल बंद हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के जहाज़ों की भारतीय बंदरगाहों पर भी नो एंट्री हो गई है। पाकिस्तान से आयात भी पूरी तरह से उस पर रोक लग गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई जारी है। 3 अहम फैसले भी लिए गए हैं, या इनको 3 अहम स्ट्राइक्स भी समझा जा सकता है। जहाज़ों की एंट्री रोकी गई है, डाक पार्सल भी बंद किया गया है और पाकिस्तान से आयात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से आने वाले सभी आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। गौर करने वाली बात है कि इसके बाद तीसरे देश से होते हुए भी पाकिस्तान का सामान भारत नहीं आ पाएगा। और इस बीच की अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं। जी आज सुबह 6 बजे से ही बद्रीनाथ धाम के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं और 4 धाम यात्रा में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसे में आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट सुबह 6 बजे रवि पुष्य लगन में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर यहां 6 माह से चल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी भी बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़ पड़े। सीएम धामी ने भी इस अवसर पर पूजा अर्चना की है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 6 बजे रवि पुष्य लगन में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर यहां 6 माह से चल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, तो बाबा बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए गए, कैसा माहौल रहा इसके बारे में बताइए। कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहा? चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। अब यात्रा जोर पकड़नी शुरू हो गई है और 30 तारीख से जो यात्रा की शुरुआत होनी थी वो गंगोत्री यमुनोत्री की शुरुआत हो चुकी थी और फिर 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुले। आज 4 तारीख को जो है सुबह
6 बजे का मुहूर्त था जो बद्रीनाथ के कपाट खुलने थे। तो 6 बजे जैसे ही कपाट खुले वैसे बाबा केदार, बाबा बद्री के जयकारे के नारे लगे और लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत करी है। और जो लोग वहां पे गए उन्होंने बाबा बद्री के बद्रीनाथ के जयकारे लगाए और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया सभी भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार 80 लाख लगभग यात्री पहुंचेंगे, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इस समय जो है यात्रियों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और लोगों ने जो सुहा लोग गए वो काफी आनंदित महसूस कर रहे थे। वहां सभी लोग जो है बद्री विशाल के जयकारे लगा रहे थे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सबसे बड़ी बात ये आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मौसम का लुत्फ उठाते भी लोग जो है बहुत ही खुशी आनंदमय ढंग से दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 3 आतंकियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए ने आईएसआईएस आईएसजेके से जुड़े आतंकियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने श्रीनगर के संडे मार्केट में पिछले साल हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस और इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर आईएसजे आतंकी समूहों से जुड़े 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर किया है। बता दें कि साल 2024 में हुए इस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी और कई अन्य नागरिक घायल हो गए थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में श्रीनगर ग्रेनेड अटैक हमले में चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। पिछले साल यह हमला हुआ था और एनआईए ने आईएसआईएस और आईएसजेके से जुड़े आतंकियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, ग्रेनेड अटैक मामले में आखिरकार चार्जशीट दाखिल हो गई है, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बता दीजिए। ये घटना कब हुई थी और अब ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है इस पूरे मसले पर, इसमें क्या कुछ है और कितनी बड़ी यह खबर है? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सॉरी शेख, मेरा सवाल है कि इस ग्रेनेड अटैक मामले में जो चार्जशीट दाखिल हो गई है उसके बारे में भी बता दीजिए। ये मामला पिछले साल का है, उसके बारे में भी जो जानकारी हो बता दीजिए। कितना बड़ा यह मामला है? देखिए, जो ग्रेनेड का जो मामला है पिछले साल ये हुआ है एपिसोड, तो तब से लगातार अलग अलग न्यूज एजेंसी इस पे लगी है। तो आज एनआई की तरफ से भी मुख्तलिफ जगहों पे इसके बारे में छापामारी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स को जो इनपुट मिल रहे हैं उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं ताकि उनको बिल्कुल वही परफेक्ट खबर मिले कि ये आखिरकार किसने किया है और क्यों किया है और इसमें कौन कौन मुलव्वस है। जिस तरह आपको पता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसमें भी अभी तक अलग अलग न्यूज एजेंसीज छापामारी कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिपार्टमेंटों से। तो इसी तरह यहाँ पे एनआई की जो रेड है वो अलग अलग लोकेशन उस पे है ताकि उनको परफेक्ट सुराग मिले कि इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ग्रेनेड अटैक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। 3 आतंकियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए ने आईएसआईएस और आईएसजेके से जुड़े आतंकियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक तरफ जहां आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के जरिए अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्दों की मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
लंदन फिल्म अकादमी से प्रशिक्षित फिल्म निर्माता महेश गौड़ा की फिल्म रूबीना ने दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में जूरी का विशेष उल्लेख हासिल किया है। उनकी फिल्म वजह से को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म का पुरस्कार मिला है। अब वह विटिलिगो पर आधारित कन्नड़ फिल्म बिली चुकी हल्ली हक्की बना रहे हैं, जिसमें वह खुद मुख्य भूमिका निभाएंगे। पेश है महेश गौड़ा से यह खास बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में अवार्ड विनिंग डायरेक्टर महेश गौड़ा जी मौजूद है। महेश जी, आपका स्वागत है। आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड में अपनी फिल्म रूबीना के लिए सम्मानित किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स एन वेरी ग्रेट हॉनर एंड इट्स अ वेरी स्पेशल सब्जेक्ट भी, सो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर। ये फिल्म बनाने का विचार कैसे आया आपको? रूबीना जो है मेरा एंथोलॉजी का वन ऑफ द शॉर्ट फिल्म है एंड रूबीना इज़ ऑल अबाउट एक नर्स एंड उसको एक डॉक्टर के ऊपर इमोशनली अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो एक अंडर प्रिविलेज गर्ल जो ऊपर का सुपीरियर जो होता है उनका इमोशन बढ़ जाएगा, तो हाउ द इमोशन विल फ्लो अक्रॉस हर हार्ट एंड वो कैसे उसको निभाती है, उससे बाहर आती है एज ए स्लो बर्नर। तो नोबडी हैज़ एक्सप्लोर्ड ऐसा वाला टॉपिक जो है ना, नर्स और डॉक्टर के बीच में जो इमोशंस होता है। तो ये टॉपिक लाने वाली एक्चुअली मेरा फीमेल लीड थी श्रीप्रिया जी बोल के, उन्होंने ये टॉपिक लेके आया। देन वी डेवलप्ड इनटू ए स्टोरी एंड वी मेड इट एज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आपने बनाया है और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। श्योर। पहले मेरा एक एंथोलॉजी आ रहा है, जिस तरह मैंने बोला रूबीना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेरा एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का नाम है गुलाबीज। उसमें 5 टॉपिक है। वन इज़ अबाउट रूबीना जो नर्स एंड डॉक्टर के बीच में है। वन इज़ कॉल्ड खोज, वो मदर एंड डॉटर का एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तीसरा है वजह इज़ अबाउट ए प्रोस्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। वजह फ़िलहाल 2 महीने पहले कोलकाता इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता है। एंड फोर्थ है लेटर टू यू। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। इट इज़ एड्रेसिंग अबाउट ए टीनेज प्रेगनेंसी, आजकल जो हो रहा है चैलेंजेस टीनेजर्स के लिए। एंड लास्ट वाला है टैक्सी बोल के, अबाउट ए ओल्डर लेडी डेटिंग ए यंगर गाय। मेरा नेक्स्ट फीचर फिल्म जो आ रहा है बहुत ही स्पेशल फिल्म है, वो कन्नड़ा फीचर फिल्म है विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड उसका नाम है बिली चुक्की हल्ली हक्की। रफली ट्रांसलेट करें तो इसका नाम है सफ़ेद दाग एंड गाँव की चिड़िया। टॉपिक इसलिए आया क्योंकि ये फर्स्ट एवर फीचर फिल्म है जो विटिलिगो के ऊपर बनाया हुआ है। विटिलिगो वो होता है जो मुझे भी है, तो बीइंग ए विटिलिगो पर्सन आई अटेम्प्टेड टू डू दिस ब्यूटीफुल फिल्म। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के इस 5 टॉपिक को हम लोगों ने ब्लेंड करके गुलाबीज बनाया है। तो ये थे हमारे डायरेक्टर महेश गौड़ा जी। आप स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिहार की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है, वहाँ हम आपको बता दें, जहाँ महागठबंधन की एक अहम बैठक हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा है। मिशन बिहार में पूरा महागठबंधन जुट चुका है। बिहार के में इस साल अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच चुनाव को लेकर आज पटना के एक रिजॉर्ट में महागठबंधन के दलों की तीसरी बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इस बैठक में महागठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय और चुनावी रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह पटना के दीघा आशियाना रोड के एक रिजॉर्ट में होने वाली अहम बैठक है। इस बैठक में महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेता शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। मिशन बिहार में पूरा महागठबंधन जुट चुका है। पटना के एक रिजॉर्ट में महागठबंधन के नेताओं की अहम बैठक है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वह रणनीति भी बनाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, तो ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव बिहार के नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बैठकों की जो संख्या है और सिलसिला वह भी अपनी गति पकड़ती नज़र आ रही है। महागठबंधन की ये अहम बैठक, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कहाँ यह बैठक होगी और क्या कुछ इस पर चर्चा की जाएगी? देखिए कुणाल, सबसे बड़ा बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कम समय बचा है
और इसको लेके महागठबंधन और एनडीए दोनों ही एकजुट होकर अपने काम को सफल बना रहे। इसी बीच जो है आज तीसरी बैठक महागठबंधन की हो रही है, जिसमें 6 दल, जो महागठबंधन के 6 दल है, उनके सभी जो नेता है वो शामिल हो गए। साथ ही जितने भी जिला अध्यक्ष है वो सभी इस बैठक में शामिल हो गए। उनको एक टास्क के तहत उनको समझाया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से आप सभी एक दूसरे को सहयोग करके अपने पार्टी के, अपने नेता के, कोई भी दल का कैंडिडेट हो उनको आप सहयोग कीजिए। साथ ही साथ अभी जो केंद्र सरकार द्वारा जातिगत गणना का फैसला दिया गया, इसको लेके भी जो है महागठबंधन के जो नेता है वो अपने कार्यकर्ता को समझाएंगे कि आपको किस तरह से अपने क्षेत्र में कैसे कहाँ पर क्या करना है। तो इसको लेके भी ये किया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात है कि हो सकता है कि सीएम फेज को लेके, क्योंकि पहले से क्लियर आप पिछले पीसी में तेजस्वी यादव ने इशारों में बोल भी दिया था, तो हो सकता है कि आज सीएम फेज को लेके भी जो है सामने फ्रंट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग बोल दें। बीजेपी से कड़ी टक्कर तो मिलेगी ही, ऐसे में क्या बेहतर समन्वय बनाने को लेकर की भी बातचीत होगी, सीटों की संख्या पर भी होगी, ये सारे एजेंडे अभी शामिल होंगे या अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन तक ही बात होगी? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है और उन्होंने अभी जो है अपने जो दल के जितने भी कार्यकर्ता है उनको वो एकजुट करने में लगे हुए। जो सीट की संख्या है या सीट पर जो बात है वो, जैसे कांग्रेस चाह रही है कि हम वो सीट पर लड़े या वो हम वहां से लड़े जहां महागठबंधन को आसानी से जीत हो जाती है। जो पिछले बार जो कांग्रेस की सीट कम हुई थी, तो इस वजह से वो इस बार नहीं चाह रही है कि हम मेरी सीट कम हो। साथ ही पशुपति पारस को भी लेके आज फैसला हो सकता है कि उनको महागठबंधन में लाया जाए कि नहीं लाया जाए, और लाया जाए तो उनको कहाँ की सीट या कितनी सीट की संख्या दिया जा सकता है। वैसे वीआईपी ने भी अपने आप को दावा में किया कि उनको 60 सीट मिलनी चाहिए और उप मुख्यमंत्री का चेहरा। तो ये सब को भी लेके जो है थोड़ा क्लियर, आप क्योंकि आप समय बहुत कम बचा है तो महागठबंधन चाहेगी कि हम थोड़ा क्लियर करते हुए हम आगे बढ़े। ठीक कह रहे हैं आप दानिश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड का संज्ञान लिया है। लखनऊ के अग्निकांड का उन्होंने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अमौसी में आग लगने से हुए हादसे का तत्काल संज्ञान लिया। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत की सूचना पर उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। दमकल विभाग और नगर निगम के अधिकारी अगर सतर्क होते तो गंगानगर में शनिवार को हुई घटना को रोका जा सकता था। स्थानीय लोगों ने आबादी में चल रही फैक्ट्री के बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन अफसरों ने अनदेखा कर दिया। लोगों का आरोप है कि छत पर क्रेन की मदद से जिस दिन टैंकर रखा गया था उस दिन भी शिकायत की गई थी, सुनवाई नहीं हुई। कुछ वर्ष पहले अखिलेश ने यहाँ फैक्ट्री खोली थी, लेकिन जब से छत पर टैंकर रखा गया तब से लोगों में दहशत बढ़ गई। अलग अलग कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें की गई। केमिकल की मदद से आग तेज़ी से फैली। इस मामले में सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि दमकल विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली। फैक्ट्री इलाके से दूर है, यहाँ पर चेकिंग हुई कि नहीं इसका पता लगाया जा रहा है। अगर किसी की लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अग्निकांड का संज्ञान लिया है। इसके साथ ही घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार और जो लपटें निकल रही थी वह नज़र आ रही थी और इस हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसकी सूचना पर योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। दमकल विभाग और नगर निगम के अधिकारी के बारे में कहना है लोगों का कि अगर वे सतर्क हुए होते तो गंगानगर में शनिवार को हुई घटना को रोका जा सकता था। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने
यह बताया कि आबादी में चल रही फैक्ट्री के बारे में उन्होंने अफसरों से कई बार शिकायत की, लेकिन अफसरों ने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया। लोगों का आरोप है कि यदि प्रशासन ने उसी वक्त इस पर अंकुश या रोक लगा दी होती तो ऐसी घटना नहीं हुई होती। हालांकि दमकल विभाग कह रही है कि अब इस पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है और अगर किसी की लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई होगी। उस बीच अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार लगभग 22,000 सरकारी नियंत्रण वाले मठों, मंदिरों, देवस्थानों और धर्मशालाओं में काम करने वाले गैर हिंदू व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी जुटाने की तैयारी में लगा है। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आधिकारिक पत्र जारी किया है और भौतिक सत्यापन के जरिए ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें पुजारी, स्थानीय ट्रस्ट, प्रबंध समितियां, सरकारी कर्मचारी और वे सभी लोग शामिल हैं जो मुस्लिम, ईसाई या किसी अन्य धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। सरकार एक लिस्ट तैयार कर रही है। पूजा पाठ से लेकर प्रबंधन तक की लिस्ट तैयार हो रही है। एमपी में कितने गैर हिंदू मंदिर और मठ में पोजीशन संभाल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कराई जा रही है और कितने गैर हिंदू व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा ली जाए इसके बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।